दोस्तों, वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ सीरीज यूपीपीसीएस मेंस 2024 मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स एंड क्वेश्चन। तो इस सीरीज में आगे बढ़ने से पहले आई जस्ट वांट टू रीइटरेट द पर्पस ऑफ माय सीरीज। तो मेंस एग्जाम में क्या होता है कि अराउंड 20 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 10 12 मार्क्स के और 10 8 मार्क्स के, और आपके पास 3 आवर्स, जिसका मतलब 180 मिनट्स होते हैं। इसका मतलब जो 12 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसके लिए आपके पास अराउंड 11 मिनट्स, और 8 मार्क्स वाले के लिए अराउंड 7 मिनट आपके पास होती हैं। तो एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप क्वेश्चन को ज़्यादा देर तक उसे एनालाइज कर सको। तो इसमें आपके पास अराउंड 1 मिनट होती है केवल, जिसमें आपके पास क्वेश्चन को रीड करके प्लस आपके पास क्वेश्चन का ब्लूप्रिंट भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम इस क्वेश्चन में अगली 6 या 7 मिनट में या अराउंड 10 मिनट्स में हम इसमें क्या क्या लिखने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए कि अराउंड 20 क्वेश्चंस में से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप कम से कम 10 क्वेश्चंस का आपके पास रेडीमेड आंसर होना चाहिए हर पेपर। तो वो रेडीमेड आंसर आपको काफी हेल्प करेगा, और जिससे कि आपके पास जो बचे हुए कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं, जो काफी रैंडम आते हैं 4 to 5 क्वेश्चन, उनके लिए आपको थोड़ा सोचने के लिए टाइम मिल जाएगा। तो इसीलिए अब इस सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। इसमें अब तक हम अराउंड दो दो वीडियोज में 4 क्वेश्चन शेयर किए हैं जो GS2 से हैं, और आई एक्सपेक्ट कि उन 4 क्वेश्चन में से उनके आसपास या वैसा ही क्वेश्चन, कम से कम 3 क्वेश्चन या 2 to 3 क्वेश्चन आने चाहिए GS2 के पेपर में। अब अगला टॉपिक है, ये GS3 से लिया गया है। तो ये है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस बार भी क्वेश्चन आने के काफी चांस है। ये GS पेपर 3 में दे रखा है, और इसमें लिखा हुआ है, जो हम सिलेबस में से पढ़ते हैं कि सिलेबस में क्या लिखा हुआ है। तो सिलेबस में लिखा हुआ फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, उनका स्कोप, उनका सिग्निफिकेंस, लोकेशन, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है, अपस्ट्रीम मतलब बिफोर प्रोसेसिंग, जो रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल का कलेक्शन, और डाउनस्ट्रीम में होता है जो आप आफ्टर कलेक्शन। अपस्ट्रीम मतलब आफ्टर कलेक्शन आपकी प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आपका कोल्ड स्टोरेज वगैरह और लॉजिस्टिक वगैरह आता है। तो इस टॉपिक पे देखते हैं कि PYQ कैसे आए हैं, क्या क्या क्वेश्चन आए हैं और कब कब पूछा गया है। तो 2023 में लास्ट मेंस में इसमें पूछा गया है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है फॉर द प्रमोशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज, तो क्या पॉलिसीज रही हैं और उन्हें एवेल्युएट करना है कि हाँ वो कितनी सक्सेसफुल रही, उनमें क्या क्या है, तो वो सब, और उनके चैलेंजेस क्या हैं, उनमें कमियां क्या हैं, और वे फॉरवर्ड क्या रहेगा। 2022 में आया कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट, डायरेक्ट आपके सिलेबस में से उठाया ये पॉइंट। सप्लाई चेन में व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ भी उन्होंने ज्यादा घुमाने की कोशिश नहीं की। 2020 में आया है ये क्वेश्चन कि इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैज नॉट ग्रोन विद द पेस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। तो ये स्टेटमेंट दे रखा है और इसको हमें डिस्कस करना है। और ये 18 में जो स्कीम थी, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, जो कि ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड ही स्कीम है। इसके लिए एक तरह की अम्ब्रेला स्कीम है, जिसके अंडर कई सारी स्कीम है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। तो इसका ऑब्जेक्टिव और इसके प्रोविजंस पूछे हुए हैं। तो इसी के बेसिस पे हम देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है 2024 के मेंस में। तो ये प्रोबेबल क्वेश्चन है, इनके आसपास कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इनकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इस सब से रिलेटेड रहे थोड़ा सा। तो इसमें ये बोल रहा है कि एग्जामिन द चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन अचीविंग ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस। तो अभी ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस को अचीव करने के लिए क्या क्या चैलेंज फेस करने पड़ रहे हैं हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को, और इन अपना जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है इंडिया का, उसे एनहेंस करने के लिए क्या क्या मेजर्स अपनाए जा सकते हैं।
ये क्वेश्चन है। दूसरा देखते हैं कि इलेबोरेट द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, डायरेक्ट सिलेबस से, और यूपीपीसीएस क्वेश्चन भी डायरेक्ट सिलेबस से सीधा उठा के भी पूछ लेती है। तो स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। तो अब इस क्वेश्चन के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसके लिए क्या होना चाहिए। तो बेसिकली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हर ऐसा जो भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ या जो भी क्वेश्चन मैं शेयर कर रहा हूँ या टॉपिक शेयर कर रहा हूँ, उनके लिए आपके पास 1 पेज नोट्स होना चाहिए जिसमें उनसे रिलेटेड डेफिनेशंस, डेटा या जो भी है फैक्ट, गवर्नमेंट स्कीम और वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन। थोड़ा थोड़ा आपको इन चीज़ों का बेसिक आइडिया एकदम रेडीमेड रहना चाहिए जिससे कि आप इसके आसपास का क्वेश्चन देखो तो उससे आप लिख सको। लेकिन क्वेश्चन का को जब पेपर में लिखने बैठ रहे हो तो आंसर लिखते समय क्वेश्चन की डिमांड जरूर देखो। ये नहीं कि जो भी आपने पढ़ रखा है उसे डायरेक्ट वहीं की वैसा कहीं वैसा छापते हैं। तो क्वेश्चन की डिमांड बहुत मैटर करती है। क्वेश्चन ने वो पूछा है या नहीं पूछा है, उतने तक ही स्टिक रहें, अननेसेसरी इधर उधर ना लिखें। ये नहीं कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री देखा तो सीधा सब सब कुछ छाप दिया। वो उसके बजाय अपने क्वेश्चन की डिमांड क्या है वो देखें। इसके लिए हम लास्ट में कुछ 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 वीडियोज और भी डालेंगे जिससे कि हम क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंगली आगे बढ़ सकें। तो इस सीरीज में मेरा टारगेट है अराउंड आपके 60 to 70 या 80 क्वेश्चन कवर करूंगा। अराउंड 50 के आसपास वीडियो जाएंगी और अब थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। बीच में थोड़ा बिजी रहा तो इस वजह से वीडियो नहीं आ पाए। इंट्रोडक्शन में हम दो तरह से इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, तो डेफिनेशन बेस्ड या फिर फैक्ट एंड डेटा बेस्ड। तो इंट्रोडक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि बेसिकली फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती क्या है। तो ये वेरियस वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस होते हैं जो कि रॉ फूड मटेरियल को कंजम्पशन के लिए, स्टोरेज के लिए अ, बनाते हैं, सूटेबल प्रोडक्ट बनाते हैं जिससे कि उनका कंजम्पशन हो सके, स्टोरेज हो सके। या हम दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं कि इंक्लूड्स प्रोसेस अंडर विच एनी रॉ प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री ट्रांसफॉर्म्ड थ्रू अ प्रोसेस in such a way that its original physical property undergo a change। और जो भी ट्रांसफॉर्म्ड प्रोडक्ट है वो कमर्शियल वैल्यू रखता है और ह्यूमन और एनिमल कंजम्पशन के लिए सूटेबल है। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाले क्वेश्चन में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फैक्ट और डेटा बेस्ड क्वेश्चन पर इंट्रोडक्शन पर जाइए जिससे कि जो एग्जामिनर होगा उसको पता चले कि हाँ आपको थोड़ी सी टॉपिक से नॉलेज है। आप सिंपली जो डेफिनेशन सब लिख रहे हैं वो आप नहीं लिख रहे हो। तो इसमें जैसे ये मैंने 4 तरह के कुछ डेटा बेस्ड इंट्रोडक्शन दे रखे हैं जिन्हें आप देख सकते हो कि एफपीआई, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, अकाउंट्स फॉर 32% ऑफ द कंट्रीज टोटल फूड मार्केट एंड रैंक फिफ्थ इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सपोर्ट्स एंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ। ऐसे ही इसका हम अगला जैसे देखें तो अराउंड 12% ऑफ पर्सन इन द रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वर एम्प्लॉयड इन द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। तो इसको हम क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से, क्वेश्चन किस क्या डिमांड कर रहा है, तो हम उस हिसाब से इनमें से कोई सा भी डेटा लेकर के इंटू क्वेश्चन का अपना आंसर शुरू कर सकते हैं। जैसे अगर हम वेस्टेज ऑफ प्रोडक्ट, वेस्टेज ऑफ फूड वगैरह से रिलेटेड लेके चल रहे हैं तो हम कर सकते हैं कि इंडिया वेस्ट इतने मिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स एनुअली, यूएनडीपी की 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। वाइल इतने पीपल 194 मिलियन पीपल रिमेन अंडर नरिश्ड, एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जिसमें कि इंडिया की रैंकिंग काफी आज खराब रह रही है। तो द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैज द पोटेंशियल टू एड्रेस दिस पैराडॉक्स बाय एनहेंसिंग शेल्फ लाइफ एंड न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड। क्या पैराडॉक्स क्या है कि इतना फूड वेस्ट हो रहा है फिर भी इतने लोग अंडर नरिश्ड हैं। तो इसको एड्रेस करने के लिए हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है उस वो इसको एड्रेस कर सकती है। और जैसे ये वाला इंट्रोडक्शन है कि वर्ल्ड इंडिया इज द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर कंट्रीब्यूटिंग 12% ऑफ ग्लोबल फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन, yet प्रोसेस ओनली 10%। 12% तक इंडिया, वर्ल्ड का 12% हम वो कर रहे हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल का प्रोडक्शन, फिर भी हम उसमें से केवल 10% को ही प्रोसेस कर पा रहे हैं। जबकि यूएस में 65% तक हो रहा है और चाइना में 35% तक प्रोसेस। तो ये एक तरह से इंडिया की जो लैक ऑफ
कॉम्पिटेंसी है वो दिखा रहा है कि हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या क्या कर सकते हैं या क्या कहाँ लैग लैग हो रहे हैं। तो इससे आगे हम देखते हैं कि इसका स्कोप क्या है। स्कोप एंड सिग्निफिकेंस इसके सिलेबस में ही है। तो इसका स्कोप है कि ह्यूज प्रोडक्शन बेस है इंडिया का टू बिकम लीडिंग फूड सप्लायर। अब इसके लिए वही जो सेम डेटा जो अभी मैंने बताए थे उसी टाइप के कि मिल्क में इंडिया फर्स्ट रैंक पे है प्रोड्यूसर, एज ए प्रोड्यूसर, मिल्क प्रोड्यूसर। सब दुनिया में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है। और जैसे देखा जाए तो जो सीरियल्स होते हैं व्हीट राइस इनमें सेकंड है। फ्रूट एंड वेजिटेबल में भी सेकंड है। फ्रूट एंड वेजिटेबल में भी सेकंड है आफ्टर चाइना। और आपका फिशरीज में भी इंडिया सेकंड रैंक पे। फिशरीज प्रोडक्शन में भी इंडिया सेकंड रैंक पे। इसका मतलब ह्यूज पोटेंशियल है, इतना सारा प्रोड्यूस कर रही है तो इंडिया के पास ह्यूज प्रोडक्शन बेस है जिसको कि वो प्रोसेस कर सकती है। लाइव स्टॉक भी इंडिया का लार्जेस्ट लाइव स्टॉक है इंडिया का। तो ये सब जो है ह्यूज प्रोडक्शन बेस है जिससे कि हम प्रोसेस करके फूड के सप्लायर भी बन सकते हैं। स्कोप और क्यों इसका स्कोप ज्यादा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का, क्योंकि अब फूड फूड हैबिट बदल रही लोगों की अर्बनाइजेशन होने से। तो इसलिए अब जो डिमांड है वो प्रोसेस्ड कैंड फूड पैकेज्ड फूड इनकी तरफ ज़्यादा बढ़ रही है। जियोग्राफिकल एडवांटेज है, सबसे ज़्यादा सेकंड लार्जेस्ट एरेबल लैंड है दुनिया में, उपजाऊ जमीन है। एग्रो क्लाइमेटिक डाइवर्स एग्रो कई तरह के एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। सॉइल वेरियस सॉइल टाइप हैं जिससे कि हम वेरियस टाइप की क्रॉप डेवलप कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज्ड रिटेल में रैपिड ग्रोथ हो रही है। इसका मतलब शॉपिंग मॉल कल्चर बढ़ रहा है आजकल। लोग शॉपिंग मॉल मॉल कल्चर बढ़ रहा है, मॉल से खरीदारी करते हैं। तो ये सब फूड प्रोडक्ट्स वहां से लेने का कल्चर बढ़ रहा है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी इंडस्ट्री भी अब ग्रोथ कर रही है। तो इससे भी पैकेज फूड और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। और गवर्नमेंट की पॉलिसी और इंसेंटिव, गवर्नमेंट इसको सनराइज सेक्टर की तरह ट्रीट करती है। सनराइज सेक्टर है ये, तो इसके लिए गवर्नमेंट की स्कीम्स भी, जैसे रिलैक्सेशन ऑफ एफडीआई लिमिट, अब इसको 100% कर दिया है थ्रू ऑटोमेटिक रूट। और टैक्स ब्रेक्स भी देती है कि टैक्स इंसेंटिव। तो ये हो गया स्कोप। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली स्कोप नहीं पूछा हुआ है तो हम क्या करेंगे कि इंट्रोडक्शन के बाद ये छोटा सा डायग्राम बना करके इसको मार्क कर देंगे नीचे कि हाँ स्कोप ऑफ एफपीआई। तो ये हमको हार्डली कुछ सेकंड्स लेगा, लेकिन ये हमारे क्वेश्चन में वैल्यू एडिशन करेगा अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं पूछा है तो। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा हुआ है तो आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज आती है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ये हमारे लिए इतनी सिग्निफिकेंस क्यों है इतनी इंडिया के लिए। तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का इसमें काफी पोटेंशियल है। क्योंकि इसका ये ब्रिज बिटवीन एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बीच का ब्रिज की तरह काम करता है। तो ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करने का काफी पोटेंशियल है इसमें। ये फार्मर्स की इनकम डबल करने का जो गवर्नमेंट का जो टारगेट है उसको भी फुलफिल करने का इसमें पोटेंशियल है। ठीक है। ये माल न्यूट्रिशन को एड्रेस कर सकता है, क्योंकि जो प्रोड्यूस होगा इसमें जो भी बनेगा उसमें विटामिन्स एंड मिनरल्स वगैरह जो होने चाहिए एसेंशियल, वो ऐड किए जा सकते हैं पैकेज्ड फूड में। रिड्यूस फूड वेस्टेज, इंडिया में फूड काफ़ी वेस्ट होता है जो, तो उसको भी रिड्यूस करने के लिए ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें हम एक चीज़ और मेंशन कर सकते हैं कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो है इंडिया में एनुअली, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो है वो अराउंड 90,000 करोड़ रुपीज है। तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जब ये फूड वेस्ट हो रहा है, अगर उसकी बजाय हम उसको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में लगाएंगे तो वो आगे यूज भी होगा और एक्सपोर्ट में इंडिया के एक्सपोर्ट को बूस्ट करेगा। और क्या होगा, इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ेगा।
इंडिया को। और ये हमारे फूड इन्फ्लेशन को भी एड्रेस करेगा। जैसे आप जानते हो कि फ्रोजन मटर जो होती है, पीज, सफल मटर बोलते हैं जिसे हम, तो वो अब हर सीजन में मिल सकती है फ्रोजन होने की वजह से। तो ऐसा नहीं है कि जिस सीजन में नहीं मिलती है उसमें प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई और जिस सीजन में वो प्रोड्यूस होती है उस सीजन में प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आ गई, ऐसा नहीं रहेगा। तो इन्फ्लेशन मैनेज्ड रहेगा इससे। क्रॉस डाइवर्सिफिकेशन होगा इससे, क्योंकि वेरियस तरह के जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हर तरह की क्रॉप जो है वो यूज होगी, तो इससे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही क्रॉप के पीछे सब पड़े रहें। कंज्यूमर को चॉइस मिलेगी, वे अलग अलग तरह की चॉइसेस मिलेंगी कंज्यूमर को, क्योंकि वो एक ही चीज पे डिपेंड नहीं रहेगा। तो ये सिग्निफिकेंस है। अब इसके बाद आते हैं चैलेंजेस। चैलेंजेस, इसका सबसे बड़ा चैलेंजेस है कि मोस्ट ऑफ द जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है ना, वो अनऑर्गेनाइज्ड है। मोर देन 40% सेक्टर इज अनऑर्गेनाइज्ड। तो इससे जो जॉब भी जो आ रही हैं वो इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ सेक्टर हो रहा है। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ सेक्टर, जो इनफॉर्मल जॉब ज्यादा क्रिएट हो रही है। सप्लाई चेन इशू, सप्लाई चेन का इशू है अपने पास। कोल्ड स्टोरेज वगैरह, कोल्ड स्टोरेज जो है वो भी कम है, उससे रिलेटेड इशूज भी इसे परेशान करते हैं। लैक ऑफ एक्सेस टू क्रेडिट, लोन वगैरह के लिए एक्सेस का इशू है। और कटिंग एज, लैक ऑफ कटिंग एज इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो भी इनोवेटिव और नए इनोवेशन नहीं हो रहे हैं उसमें। तो ये वन ऑफ द चैलेंजेज है इसमें। अगला देखते हैं गवर्नमेंट के इसमें इनिशिएटिव्स क्या क्या रहे हैं। तो गवर्नमेंट का एक सबसे इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव जिसपे कि क्वेश्चन भी आया है 2018 में, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो ये एक तरह की अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम है मतलब इसके अंदर कई सारी छोटी छोटी स्कीम्स को ये कवर करती है। जैसे कि इसके अंदर मेगा फूड पार्क्स होंगे, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन, वैल्यू एडिशन एंड प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। इसके अंदर फूड प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन कैपेसिटीज को इंक्रीज किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। और जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेज होती हैं उनको भी बनाया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। तो और क्या गवर्नमेंट की स्कीम है कि एफडीआई 100% कर दिया अंडर ऑटोमेटिक रूट, मतलब बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के सीधा 100% तक एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हो सकता है। एक और स्कीम है पीएम फॉर्मलाइजेशन, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम। और एक और जो स्कीम हमने काफी सुन रखी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इस स्कीम के अंडर भी जिस कोई डिस्ट्रिक्ट है तो उसका जो इम्पोर्टेंट फूड रिलेटेड कोई भी चीज होती है तो उसको भी बढ़ावा मिलेगा, तो वहाँ पे उस चीज की प्रोसेसिंग बढ़ेगी। जैसे आगरा का पेठा है, तो इन सब चीजों में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ोतरी मिलेगी। इसके बाद वे फॉरवर्ड में हम लिख सकते हैं कि इसके जो भी पोटेंशियल है उसको पूरी तरह से यूज करने के लिए इंडिया को क्या करना चाहिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहिए। जैसे कि मेगा फूड पार्क्स बनाए, कोल्ड चेन्स बनाए। ऐसे ही अपने इनोवेशन के लिए जो हमारी कटिंग एज टेक्नोलॉजी की जो कमी है उसको करने के लिए आर एंड डी को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बूस्ट करे। और फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के बीच की लिंकेजेज को स्ट्रेंथन करे। इससे क्या होगा कि जो फार्मर प्रोड्यूस होगा वो सीधा फार्मर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तक जा पाएगा। और जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ भी अलाइन करे, जिससे कि इंडिया के एक्सपोर्ट को बाहर कोई भी कंट्रीज में रोकने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जिससे क्या होगा कि अपना एक्सपोर्ट भी बूस्ट होगा। तो इसका फिर हम लास्ट में कंक्लूजन देखते हैं। तो कंक्लूजन में थोड़ा सा पॉजिटिव एंड पे करना होता है। तो इसके बारे में जैसे हम इस वाले कंक्लूजन को देखें कि विद टारगेटेड रिफॉर्म्स, जो हमने रिफॉर्म्स बताई हैं, दिस सेक्टर कैन ट्रांसफर फ्रॉम ए सनराइज इंडस्ट्री टू द बैकबोन ऑफ इंडियाज 5 ट्रिलियन इकोनॉमी विजन। जो गवर्नमेंट का जो विजन है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी,
$5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का, उस विजन को कंप्लीट कर सकता है। इंश्योरिंग फार्मर्स प्रॉस्पेरिटी, फूड सिक्योरिटी एंड ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस। तो इन सारे एरियाज को कवर करते हुए हम एक ऐसा लिख सकते हैं। या फिर हम लिख सकते हैं कि जो इंडिया की मोर देन 50% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इज नॉट जस्ट एन इकोनॉमिक imperative but a social contract, one that can ensure no farmer is left behind in the march toward an आत्मनिर्भर भारत। यहीं तक एक टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम कोई दूसरा टॉपिक भी पिकअप करेंगे जिसके कि पेपर में आने की काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।